दिव्यांग मलसाई नेताम को मिला राशन कार्ड। मलसाई ने कलेक्टर के सामने रखी थी अपनी समस्या। कोंडागांव के फरसगांव पंसांगी मार्ग पर पुल निर्माण कार्य शुरू। 4 पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। बस्तर में ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक का किया शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया शुभारंभ। 5 दिवसीय चलेगी प्रतियोगिता। जगदलपुर में मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई। पुलिस कप्तान के आदेश पर चल रही है कार्रवाई। स्कूल स्टेट गेम्स का आयोजन 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हुआ आयोजन। 110 खिलाड़ी कई खेल प्रतियोगिता में लेंगे भाग। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोंडागांव कलेक्टर जनदर्शन के दौरान ग्राम सोडिमा निवासी मलसाई नेताम की समस्या का समाधान तत्काल कर दिया गया। मलसाई बचपन से ही दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कक्षा 10 तक की शिक्षा प्राप्त की। उनका परिवार मुख्यतः खेती पर निर्भर है। मलसाई अपने भाइयों के साथ घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग करते हैं। जनदर्शन के दौरान मलसाई ने राशन कार्ड न होने की समस्या कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना के समक्ष रखी। कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए खाद्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि उनका राशन कार्ड तुरंत उपलब्ध कराया जाए। शासन की मंशा के अनुरूप तीव्र कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही मलसाई नेताम के राशन कार्ड प्रदान किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आम नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के मंशारूप मलसाई के कलेक्टर जनदर्शन में राशन कार्ड मिलने से राहत मिली है। मलसाई ने तत्काल राशन कार्ड मिलने पर प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। जनदर्शन में कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए। साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने जिला मुख्यालय के सभा कक्ष में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभाग अधिकारियों को प्राप्त आवेदन का तीव्रता और प्राथमिकता से निराकरण करने का निर्देश दिया। जनदर्शन में जिले के कई ग्रामों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और मांगे प्रस्तुत की। इस दौरान निवासी राम सिंह सोडी ने हैंडपंप खनन की मांग की। ग्राम बड़े ओड़ा गांव निवासी सुकुराम नाग ने सीसी रोड की मांग की। ग्राम मगोदा निवासी बसमन नेताम ने नवीन आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की। इसके अलावा जनदर्शन में लगभग कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोंडागांव फरसगांव के नया पुल निर्माण शुरू होने के कारण यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन किया गया। निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर 4 पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की। पासंगी और रंधना जाने वाले वाहन चालकों को चिचाड़ी या बोरगांव मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। एसडीएम फरसगांव अश्वन पुसाम ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन की सुरक्षा प्राथमिकता में है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और कार्यों में सहयोग प्रदान करें। पुल निर्माण पूरा होने के बाद आवागमन सुचारू रूप से बहाल कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर के ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य शुभारंभ किया। साथ ही खेल मैदान पहुंचकर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खुद भी तीरंदाजी का आनंद लिया। ये 5 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें 11 पारंपरिक और आधुनिक खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेलों का महोत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की संस्कृति, विकास और खेल भावना का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य और देश स्तर पर पहचान बनाने का मौका देते हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक आशाराम नेताम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा ठाकुर, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर में ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य शुभारंभ किया। खेल मैदान पहुंचकर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खुद भी तीरंदाजी का आनंद लिया। ये 5 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें 11 पारंपरिक और आधुनिक खेल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेलों का महोत्सव नहीं, बल्कि बस्तर की संस्कृति, विकास और खेल भावना का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य और देश स्तर पर पहचान बनाने का मौका देते हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक आशाराम नेताम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा ठाकुर, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस विकासखंड कांकेर में आज शुभारंभ हुआ है। 2024 में 1,65,000 पंजीयन बस्तर ओलंपिक के लिए हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक की पहचान बनी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिन शब्दों में जिस तरीके से उल्लेख किया, ये बस्तर ओलंपिक की सफलता का परिचायक है। और इस बार ऐतिहासिक रूप से बस्तर के युवाओं ने पंजीयन कराया है। 3,91,297 पंजीयन इस बार बस्तर ओलंपिक में हुए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि 3,91,000 में 2,27,000 बेटियों ने अपना पंजीयन कराया है। बस्तर की बदलती हुई फिजा का ये परिचायक है और सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर बस्तर ओलंपिक प्रारंभ किया, वो उद्देश्य की पूर्ति होते दिख रही है कि बस्तर के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर के युवाओं की प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाए, राष्ट्रीय स्तर पर आए, इसको लेकर निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक का ये आयोजन बहुत कारगर होगा। और आज कांकेर विकासखंड में विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से कांकेर में जो प्रतिभा है वो उभर कर आएगी। यहां से जिले में जाएंगे, जिले से संभाग स्तरीय आयोजन में सहभागी बनेंगे। बस्तर जिले में मादक पदार्थ की तस्करी पर पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है। थाना नगरनार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा से भोपाल की ओर ले जा रहे एक ट्रक से 73.80 किलो गांजा जब्त किया। ट्रक चालक मुरादसा निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 7.30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि एक गोल्डन ब्राउन रंग का आयशर कंपनी का ट्रक ओडिशा से अवैध रूप से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहा है। सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई। ट्रक के डाला में टेनफिक्स पंचिंग में 8 बड़े प्लास्टिक बैग में 73 पैकेट में 73 गांजा पाया गया। आरोपी ने बताया कि वे ओडिशा से गांजा लेकर भोपाल की ओर जा रहा था और माल को वैध उद्योग सामग्री के आड़ में छिपाया गया था। नगरनार पुलिस ने बताया कि गांजा तस्कर लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी हर स्तर पर नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि बस्तर जिले में मादक पदार्थ की तस्करी पर पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है। थाना नगरनार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा से भोपाल की ओर जा रहे एक ट्रक से 73.80 किलो गांजा जब्त किया। ट्रक चालक मुरादसा निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त गांजा की कीमत करीब 7.30 बताई जा रही है। थाना नगरनार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोल्डन ब्राउन रंग का आयशर कंपनी का ट्रक ओडिशा से अवैध गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहा है। सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई। ट्रक के डाला में टेनफिक्स पैचिंग मास से 8 बड़े प्लास्टिक बैग में 33 पैकेट में 63.80 किलो गांजा बरामद हुआ, जिनकी कुल कीमत
17.43 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने बताया कि वे ओडिशा से गांजा लेकर भोपाल की ओर आ रहा था और माल को वैध औद्योगिक सामग्री की आड़ में छिपाया गया था। नगरनार पुलिस ने बताया कि गांजा तस्कर लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी हर स्तर पर नजर बनाए रखे है। बस्तर पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और लगातार बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में कल धनकुंजी नाका नगरनाथ के सामने में एमसीपी लगाई गई थी, तो एक आयशर वाहन 1114 जो कि संदिग्ध स्थिति में वहां से गुजर रहा था, जिसे रोक करके उसमें लदे हुए सामान की चेक की गई, तो उस गाड़ी से लगभग 75 किलो गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है, मिला, जिसे विधिवत जब्त किया गया और अपराध क्रमांक 240/25 कायम किया गया धारा 20 का एनडीपीएस के तहत। और आरोपी मुराद शाह जो कि राजगढ़ एमपी का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुराद शाह को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। कोंडागांव आस्था और श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा का रंग फरसगांव क्षेत्र में खूब देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने पूरी भक्ति के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। कोंडागांव जिले में सुबह से ही तालाबों और नदी किनारों पर पूजा की तैयारियां जोरों पर रही। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखते हुए शाम को विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के लिए व्रतियों ने मौसमी फल, बांस की टोकरी, कच्ची हल्दी, अदरक और मिट्टी के दीपक खरीदे। घरों में पारंपरिक प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल और गुड़ से बने पकवान तैयार किए गए। पूजा के समय व्रती महिलाओं ने दीपक जलाकर बांस की टोकरी में पूजा सामग्री रखी और सूर्य देवता को अर्पित की। शाम जब सूर्य ढलने लगा तब घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। घाटों पर पारंपरिक गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। महिलाएं जल में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही थी। कई परिवारों ने घाटों पर सामूहिक रूप से पूजा की व्यवस्था की थी। वहीं छठ पर्व का समापन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर किया गया। इस मौके पर व्रती महिलाएं अपने घरों में प्रसाद का वितरण करती हैं और सभी के साथ पर्व की खुशियां साझा करती हैं। कोंडागांव जिले की फरसगांव निवासी सीमा जायसवाल, जो सालों से व्रत करती हैं, बताती हैं कि छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है। ये प्रकृति, जल, सूर्य और स्वच्छता के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। नहाय खाए खरना, संध्या अर्घ्य और सूर्य अर्घ्य के साथ ये पर्व संपन्न होता है। महिलाओं अनुसार छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मसंयम, पवित्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से सूर्य देवता की उपासना करती हैं। कोंडागांव स्कूल स्टेट गेम्स 2025-26 का आयोजन सरगुजा में 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस अवसर पर बस्तर संभाग से कुल 110 खिलाड़ी भाग लेंगे। कोंडागांव जिले से 8 छात्र छात्राएं चयनित हुए हैं, जिनमें से 5 विद्यार्थी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जाम कोटपारा के हैं। इसके अतिरिक्त एक छात्रा मदर टेरेसा स्कूल बोरगांव, एक छात्र मॉडल स्कूल फरसगांव और एक छात्र पीएम सेजिस फरसगांव से चयनित है। दिलेंद्र देवांगन जामकोटपारा के स्पोर्ट टीचर और टीम मैनेजर सौरभ मिडाम ने बताया कि विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जिले का नाम गौरवान्वित करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य शिवलाल शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे राज्य स्तर पर भी सफलता प्राप्त कर कोंडागांव का मान बढ़ाएंगे।
बस्तर नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। केशकाल डिवीजन से जुड़े 21 सशस्त्र नक्सलियों ने शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने जानकारी दी कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश, साथ ही 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने कुल 18 हथियार जमा किए हैं, जिनमें AK-47, 4 SLR, 2 इंसेंस और राइफल, 2 सिंगल शॉट राइफल और 1 BGL हथियार मिला है। वहीं पुनर्वास करने वालों में 4 DVCM, 9 ACM और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति के कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की नई शुरुआत हुई है। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। पहले 210 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब 21 और जुड़ गए हैं। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि शासन उन सभी का सम्मानपूर्वक स्वागत करने को तैयार है जो हथियार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अब भी हिंसा पर अड़े हैं उनके खिलाफ कठोर नक्सल ऑपरेशन जारी किया जाएगा। साथ ही बताया कि पश्चिम और उत्तर बस्तर में स्थिति काफी सुधरी चुकी है, जबकि दक्षिण बस्तर में अभी लगातार प्रयास जारी है। बस्तर की जनता की शांति और विकास ही पुलिस और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं 21 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण बस्तर में शांति और विश्वास की दिशा में एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये पहल है पुनर्मार्गम, ये पुनर्वास से पुनर्जीवन। इस पहल के तहत 17 अक्टूबर को 210 माओवादी ने हिंसा त्याग करके समाज मुख्यधारा में शामिल हुआ और आज 26 अक्टूबर को टोटल 21 कैडर्स ने भी इस रास्ते को अपनाते हुए सामने आए हैं। उन्हें हम स्वागत किया और अन्य जो माओवादी कैडर है जिसमें अभी भी कुछ लोग इस निर्णय से लेकर सहमत नहीं है, इस प्रक्रिया को लेकर सहमत नहीं होगा, उनसे भी बार बार वही अपील की जा रही है। समय रहते हुए वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ जाना चाहिए। अन्यथा जो क्षेत्र की जनता की जानमाल रक्षा करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो नियमित रूप से जारी है और अभियान भी नियमित रूप से जारी है। यदि वक्त रहते हुए वो सही निर्णय नहीं लेगा फिर इसके परिणाम को भी उनको भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशंस सभी इलाकों में लगातार जारी है। जो हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य आ रहे थे उन्हें बार बार हम इस बात को दोहराते हैं, उन्हें हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन जंगल में रहते हुए हथियार लेकर क्षेत्र की जनता के जानमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी यदि कोई हरकत करेंगे या उस टाइप का साजिश के लिए सोचेंगे भी, वो गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। इस विषय भी बहुत स्पष्टता से हम कहना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है अन्य जो माओवादी कर भी जो इस विषय को ध्यान में रखकर जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग ने ये विषय को भी ध्यान दिया होगा। कल सेंट्रल कमेटी मेंबर जो रूपेश और सतीश जिन्होंने मुख्यधारा में आ गए थे, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें भी इन्होंने इस बात को उल्लेख किया। ये पूरा सामूहिक एक निर्णय थे CPM माओवादी संगठन का, जो उस समय तत्कालीन उनका महासचिव बसवराजू और अन्य जो सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का एक सामूहिक निर्णय थे, जो माओवादी कैडर्स जो सशस्त्र आंदोलन को विराम देते हुए जो समाज मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत होना चाहिए करके इस बात को उत्तर सब जोनल ब्यूरो में अधिकतम माओवादी कैडर स्वीकार करके सामने आए थे। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो में जो अभियानी कुछ पोलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, उन्होंने इस बात को नीचे लेवल कैडर तक उसको संदेश को पहुंचने नहीं दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश को पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की महत्वपूर्ण सौगात मिल रही है। 1 नवंबर को भोपाल से उज्जैन हेलीकॉप्टर रवाना होंगे। ये सांकेतिक शुरुआत होगी और नवंबर माह में ही नियमित रूप से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होगी। इस सेवा की विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को रहवास और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 विभिन्न क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के 9वें एयरपोर्ट उज्जैन के लिए 1 नवंबर को अनुबंध से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।
भोपाल में जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उपाध्यक्ष मोहन नागर मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर विचार मंथन और सार्थक चर्चाओं में हमेशा अग्रणी रहा है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है, भारत ने तकनीक के साथ साथ अपने जीवन दर्शन और देशाज ज्ञान को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2013-14 में जलवायु सतत विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 2014-15 पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञ प्रतिनिधि और संगठन ने भाग लिया। साल 2015-16 में उज्जैन में विचार महाकुंभ का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति रही और 51 सूत्रीय संदेश जारी किया। वर्ष 2014 में भोपाल में COP29 प्री कॉप का आयोजन हुआ, जो भारत में राज्य स्तरीय पर अपनी तरह का पहला आयोजन था। इस कार्यक्रम में राज्यों की भूमिका पर गहन चर्चा हुई और इसकी रिपोर्ट बाकू में जारी की गई। अब आगामी COP30 जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम में आयोजित किया जाएगा, विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसके लक्ष्यों, उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा का समय होगा। जो जलवायु परिवर्तन है और उसके आधार पर जो हमारी जीवन शैली है, उसको लेकर के हमारे राज्यों का योगदान और देशों का योगदान, उसमें किस प्रकार से हम तापमान को कम कर सकते हैं, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ वेबकास्ट के द्वारा और एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे देश भर के और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिमार्गदर्शन यहाँ पर प्राप्त हुआ है और वास्तव में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और उस तापमान में हमारी जीवन शैली बहुत बड़ी जिम्मेदार है और इसलिए जीवन शैली में हम किस प्रकार से अपना परिवर्तन कर सकते हैं, उसको लेकर के विद्वानों का चिंतन, उनके विचार यहाँ पर आएंगे और उसके आधार पर फिर हमारी राज्य सरकारें, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं उसके अनुसार अपना व्यवहार करेगी। भोपाल में दीपावली पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सीएम की अध्यक्षता में सीएम हाउस पर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सीएम ने पत्रकार बंधुओं को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। साइबर सुरक्षा की रोकथाम को लेकर सीएम यादव ने बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में साइबर अपराध रोकने के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाया जा रहा है। नई तकनीक के उपयोग के साथ आने वाली चुनौतियों और दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अभियान उपयोगी साबित होगा। मैं आज रन फॉर अवेयरनेस साइबर अपराध के लिए खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिसमें इस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा और जागरूकता के लिए आयोजित रन फॉर साइबर अवेयरनेस को अटल पथ पर स्थित प्लेटिनियम प्लाजा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक भंवर सिंह शेखावत द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में दूर दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें पुराने समर्थकों की भी उपस्थिति देखी गई। बता दें कि कार्यक्रम में सभी कांग्रेस के पदाधिकारी गण के साथ विधायक और पूर्व विधायकों की उपस्थिति रही। स्नेह भोज के दौरान पंडाल में चारों ओर से की गई आतिशबाजी और स्टेज पर मधुर ध्वनि से संगीत लोगों में काफी पसंद किया गया। साथ ही दीपावली मिलन समारोह में और विधायक शेखावत को बधाई देने के लिए महिदपुर विधायक दिनेश बोस, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, धर्मपुरी पूर्व विधायक पांचीलाल मेडा, बड़नगर पूर्व विधायक मुरली मोरवाल,
पूर्व जिला अध्यक्ष कमल किशोर सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्य आज से एसआईआर पर काम शुरू कर रहे हैं। इसी को लेकर राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें भोपाल कलेक्टर कैलाशेंद्र विक्रम सिंह ने सभी को एसआईआर की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि 2000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। 2003 के वोटर सूची में जिनका नाम नहीं है उनको 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाना होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।